मैंने जिस जिस विषय पे मैं बात करने वाला हूँ, मैंने वैसे ही फेंक दिया था नॉट एक्टिंग। लगा कि चलो ऐसा नॉट एक्टिंग अगर बोल दिया जाए तो सारी चीज़ें आसान सी हो जाती हैं मेरे लिए कि नॉट एक्टिंग, कुछ नहीं करना जी, एक्टिंग ही नहीं करनी, कुछ नहीं करनी, तो चलो गप्पे मारेंगे। लेकिन बाद में मुझे पता लगा कि ये जो है, मैंने कह तो दिया नॉट एक्टिंग, लेकिन ये नॉट एक्टिंग इतना मुश्किल काम है कि मुझे पूरी जिंदगी लग गई नॉट एक्टिंग में। अभी भी मैं अपने आप को तसल्ली नहीं दे पाता कि मैं एक्टिंग नहीं कर रहा हूँ। वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आ ही जाता है। तो मैं अपने काम से बस इसी नॉट एक्टिंग की वजह से अभी तक पूरी तरह संतुष्ट नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ एक बार ऐसा काम मुझसे हो जाए जिसमें नॉट एक्टिंग हो, जिसमें मैं एक्टिंग ना करूं, बिल्कुल जो किरदार मुझे दिया गया है उसकी रूह, उसकी आत्मा और उसके पूरे कलेजे को अपने कलेजे के अंदर मिक्स करके और पेश कर दूं। तो ऐसा कुछ मेरे जहन में बहुत बचपन से चलता आ रहा है। और ये सिलसिला जो नॉट एक्टिंग वाला शुरू हुआ है, मेरा पारसी थिएटर के दिनों से शुरू हुआ है। मैं पारसी थिएटर में 67 में घर छोड़ के आ गया था और मैं पारसी थिएटर ज्वाइन कर लिया था। और उसमें मैं सीखना चाहता था म्यूजिक, गाना सीखना चाहता था, और एक्टिंग मेरे गले पड़ गई। जब एक्टिंग गले पड़ी और मुझे उसके बगैर कोई चारा नजर ना आया कि अगर आप उस नाटक कंपनी में, मैं 6 साल रहा उस नाटक कंपनी में। पारसी थिएटर आप लोग जानते हैं, पारसी थिएटर नाटक कंपनी हुआ करती थी, अब तो वो बिल्कुल खत्म हो गई। उसमें मैं 6 साल रहा, बिल्कुल खाना बदोशों की तरह मैंने उस नाटक कंपनी में काम किया। हम जो जिस तरह के वहाँ नाटक किया करते थे और जिस तरह का काम किया करते थे, उसमें बड़ी सहजता होती थी। सहजता इसलिए मैं कहता हूँ कि म्यूजिक भी इतने सहज उसमें ले आते थे, अपने मतलब अपने बॉडी में, अपने व्यवहार में, अपने जहन में, कि वो जैसा चाहें उस तरह वो इमोशंस के जरिए और म्यूजिक अपना पेश कर सकते थे। ये जो पारसी थिएटर नाटक कंपनियां हुआ करती थी, ये फिल्म से पहले शुरू हो गई थी। पारसियों ने कंपनी बनाई थी और पारसियों, इसी वजह से उसका नाम पारसी थिएटर। और वहाँ लैला मजनू, शीरी फरात, आंख का नशा, दिल्ली दरबार और समाज की भूल, इस तरह के नाटक हुआ करते थे। और म्यूजिक, हाय हाय, ऐसा म्यूजिक, ऐसा रूहानी म्यूजिक जिसको कहना चाहिए। और म्यूजिक की समझ मुझे पहले तो जब मैं घर में था तो वहाँ पे जबलपुर में एक छोटे से गांव का हूँ मैं, तो वहाँ तो म्यूजिक बस फिल्मी गानों से हम सीख लेते थे। जो फिल्मी गाने थे, बस ऐसा लगता था बस यही सब कुछ है, यही म्यूजिक, इसके आगे कोई म्यूजिक नहीं है। ये क्लासिकल क्या होता है, ये क्या होता है, वो मुझे कुछ नहीं पता था। यहाँ आके मुझे सारी चीजें पता लगी। और रूहानी म्यूजिक क्या होता है, और म्यूजिक का की आत्मा क्या होती है, और म्यूजिक से आप कैसे मैं अपने म्यूजिक के जरिए कैसे अपनी बात को असरदार तरीके से कह सकते हैं, ये मैंने यहाँ आके सीखा। फिर मैं पलट के पीछे गया तो मैंने देखा कि मैंने म्यूजिक शुरू कहाँ से किया था, म्यूजिक आया कैसे मेरे जहन में। तो मुझे याद आया कि जहाँ मेरा घर था, जहाँ मेरा जन्म हुआ, वो एक आधार ताल एक जगह है, वहाँ एक तालाब है, तालाब के पास एक टीला है, टीला के ऊपर एक ही घर था जो हमारा, तो दूर दूर तक कोई घर नहीं थे। हम गर्मी में वहीं जाया करते थे। और बड़ी छोटी सी उम्र रही होगी मेरी, 3-4 साल की। तो एक पापड़ वाला वहाँ गली से पापड़ बेचते हुए निकलता था, और सिर्फ एक घर के लिए पापड़ बेचता, दूर खेतों की मेढ़ों के ऊपर से वो निकलता था। और वो जिस तरह से पापड़ बेचता, उन दिनों सब कुछ जो भी बेचते थे बस गा के बेचते थे। तो पहले तो मैं पापड़ का वाले का बता दूं, क्योंकि मैं उसको उस्ताद की तरह समझता हूँ कि गाना, अगर वो पापड़ वाला मेरे घर के बगल से पापड़ बेचते हुए न निकलता तो मैं आज गाने के जो थोड़े बहुत म्यूजिक के मुझे जो नॉलेज वो भी नहीं थी। तो वो पापड़ बेचते हुए निकलता था कि मूंग का पापड़ लो, उड़द का पापड़ लो, मूंग का पापड़ लो, उड़द का पापड़ लो,
अब ये सुर मेरे कानों में पड़े और मैं दिन भर घर में पापड़ बेचता रहता था, और मैं अपनी तरीके से, और उसमें और नए नए सुर लगाने की आदत पड़ गई थी कुछ 1-2 महीने बाद। तो मैं उसको पापड़ को और तरीके से बेचने लगा कि मूंग का पापड़ लो, उड़द का पापड़ लो, मूंग का पापड़ लो, उड़द का पापड़ लो। बस ये था कि उस पापड़ से, और मुझे गाने की जो तमीज कहिए या गाने की जो स्वर कहिए, वो मेरे जहन में उस पापड़ वाले ने डाल दिए। उसके बाद तो मुझे स्वर ही स्वर सुनाई देते थे, पूरी कायनात, पूरी सृष्टि में मुझे जहां देखो कहीं भी अगर गाना बजाना होता था तो मैं उठ के रात को और चुपचाप से जाकर सुन के और चुपचाप से सुबह तक वापस आ जाता। अब आई बात रामलीला देखने की तमीज आई। वहां एक तिलकधारी पंडित हुआ करते थे, वो गाते थे। तो मैं देखिए जितनी जितनी सहजता होती थी गानों में, उतना ही वो असर करते थे। उसमें कोई एक्टिंग वैक्टिंग नहीं होती थी, बस वो सहज तरीके से पेश कर देते थे और उसका असर ऐसा हो गया या पड़ता था कि अभी तक वो असर मेरे ऊपर है, और उसी की वजह से आज मैं हूं। तो वो तिलकधारी जो पंडित थे रामलीला के दिनों में, तो वो वक्त के हिसाब से चौपाइयां पढ़ते थे, उनको उस तरह से गाया करते थे। तो जैसे मसलन चौपाई है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। अब शुरू में 9-10 बजे के बाद अब अभी रामलीला शुरू हो रही है, तो मान लो उस तरह की कोई चौपाई आई। मैं सिर्फ चौपाई की बात कर रहा हूँ, उसका मीटर और उसकी बात कर रहा हूँ कि चौपाई, अगर उनको गाना कोई भी चौपाई हो तो वो उस तरह से गा देते थे। अब मैं चौपाई एक ही है, उसको तरह तरह से बताऊंगा कि उस वक्त कैसे गाते थे और वो क्या करते थे। तो पहले कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। अभी रामलीला शुरू हो रही है। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। अब थोड़ा और रात हो गई या कुछ सदमे वाली बात हो गई या कुछ लक्ष्मण जी को शक्ति लग गई है और सब लेटे हुए और हनुमान जी का इंतजार कर रहे हैं। तो उस वक्त जब चौपाई आती थी तो रघुकुल रीत, इसमें इंतजार, हनुमान जी का इंतजार, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाई। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। फिर हनुमान जी आ गए, थोड़ा खुशी का माहौल हो गया। तो अरे रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। तो ये इस तरह, तो वहां मुझे अंदाजा लगा कि आप एक ही बात को, एक ही चीज को कितनी तरीके से कह सकते हैं। तो ये फिर हम जब पारसी थिएटर में आए, तो पारसी थिएटर में तो और बारीकियां, स्वरों के साथ इमोशंस की बारीकियां, कैरेक्टर्स की बारीकियां स्वरों के साथ सीखना। और उसमें लोग कहते हैं कि पारसी थिएटर में बड़े बड़े जेस्चर होते थे, बड़े बड़े, और मेलोड्रामा ज्यादा होता था। लेकिन मुझे कहीं मेलोड्रामा नजर नहीं आया पूरे पारसी थिएटर में जब तक मैं रहा। पहले शायद शुरू में लगता रहा, और ये मेलोड्रामा, और ये मुझे बाद में एनएसडी में सिखाया गया कि कुछ मेलोड्रामा भी होता है, कुछ ड्रामा भी होता है, कुछ रियल एक्टिंग भी होती है, रियलिस्टिक एक्टिंग भी होती है। वहां मुझे कुछ नहीं मालूम था। बाद में ये सारे दायरे, सारे डिसिप्लिन एक्टिंग का और एक्टर का मुझे एनएसडी में आके पता लगा। तो मैं वहां था पारसी थिएटर में। तो पारसी थिएटर में मैं जिन जिन लोगों के बीच में, जिस जिस तरह के लोगों के बीच में रहा, वो ऐसे डूब के काम किया करते थे, चाहे रोटी हो चाहे ना हो, लेकिन ऐसे डूब के काम किया करते थे कि लगता था कि ये वही कैरेक्टर हो सकता है। ऐसी आत्मा डाल देते उसमें, ऐसी रूह डाल देते अपने कैरेक्टर में जो करते थे कि लगता था। कुछ लोग ऐसे लापरवाह भी हुआ करते थे, लेकिन मैंने संजीदगी से फिर एक्टिंग को लिया, एक्टिंग के पेशे को लिया। जब इख्तियार कर लिया तो फिर जाहिर है कि ये सब कुछ सीखना था। तो फिर मैं मौके की तलाश में रहता था कि कहीं से भी सहजता से कुछ सीखने मिल जाए। और सहजता क्या होती है, सहज तरीके से एक्टिंग कैसे की जाए, किसी कैरेक्टर को सहज तरीके से कैसे किया जाए, उसको डूब के कैसे किया जाए, तो उसमें मैं लगा रहता था। तो देखा ये कि भैया कोई भी काम करो तो डूबना सीख लीजिए।
अगर आपको डूबना आता है तो फिर आप कैरेक्टर से बाहर नहीं भटक सकते। अब वो पारसी थिएटर चलता रहता था, तो मुझे एक किस्सा याद आया कि मेरे एक दोस्त थे वहीं, ये रावत भाटा एक जगह है मध्य प्रदेश में, तो वहां पर नाटक कंपनी लगी हुई। तो वहां मेरे एक चाय वाले से, और क्या होता था, वो इन दोनों ज्यादातर बड़े लोग आपको गांव में कस्बों में म्यूजिशियन ही मिलते थे, गाने वाले ही मिलते थे, बड़ा सुरीला गाते थे। एक बीड़ी वाली कंपनी में चला गया मैं बीड़ी देखने की, वहां वो बीड़ी बनाते बनाते और गाया करते थे। बाखुदा तो मुझे कोई तमन्ना ही नहीं, फिर ये क्या बात है, कहीं लगता नहीं, क्या सुरीला गाते थे, ऐसा लगता था कि मैं भी बीड़ी बनाना सीख लूं उनके साथ। और बड़े कुछ नहीं, अपने इत्मीनान से गाते थे, और क्या इत्मीनान था, और क्या उनके गायकी में बहुत ज्यादा तान तरकीब नहीं, लेकिन जो भी कहते थे वो यहाँ से तेजे से कहते थे और कलेजे पे आके असर करती थी सीधी उनकी गायकी। तो बस यही शिद्दत होती है बेसिकली, कि आप बगैर कुछ किए सहजता से अगर चीज हासिल करना चाहें, लेना चाहें, तो कहीं भी मिल जाती है। तो एक्टर का सबसे पहला फर्ज है कि अपने आंख कान खुले रखें और कहीं कुछ भी मिल जाए उसे हासिल कर लें, हासिल करने की कोशिश करें। खैर पारसी थिएटर में और भी बहुत सारे ऐसे किस्से हैं, तो बहुत 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 सारे लोग रास्ते भर मिलते चले आए। एक सज्जन थे जो उस्ताद कहलाते थे, एक बार उनका स्टेज पे सुर नहीं लगा, तो वो उठ के गए और एक मंदिर में जाके घंटे की आवाज से साथ ढूंढने लगे। फिर उन्होंने बीड़ी जला के सा लगाना शुरू कर दिया। तो ऐसे ऐसे लोगों से मैं के बीच से और उनके सोहबत से होके गुजरा हूँ। अब आ जाइए कि और एक्टिंग की और जो सहज, तो पारसी थिएटर छोड़ने के बाद, जब पारसी थिएटर खत्म हो गया तो मैं लखनऊ आ गया। लखनऊ में एक बिहार से एक बंदा, एक दोस्त थे मेरे, जो महेश नाम था, वो महेश एंड पार्टी, वो ऑर्केस्ट्रा पार्टी चलाया करते थे हैं। तो वो हमें लखनऊ से ले जाते थे और फिर हम जाके मई जून का महीना वहाँ बारातों के प्रोग्राम में हम वो ऑर्केस्ट्रा में गाया करते थे। तो खैर मैं महेश के साथ वहाँ चला जाता था। तो एक दिन हम कहीं प्रोग्राम में जा रहे थे, तो मैं उसकी दो बातें बता रहा हूँ। वो भी इतना सहज, कमाल का एक्टर था, इतनी सहजता से आम जिंदगी में वो ऐसे सहज कर जाता था कि ऐसा लगता है, तो ये पता नहीं तो क्या होता है कि हर शख्स अपने आप को दिखाने के लिए कुछ ना कुछ एक्टिंग में डूबा रहता है। वो कुछ करके दिखाएगा या अपने आप को जताने के लिए कुछ ओवर करने लग जाता है, कुछ करने, उसमें ऐसा कुछ नहीं था। तो एक उससे मैंने बड़ी खास बात सीखी कि अपनी बात सहजता से कह दीजिए तो उसका असर बड़ा कमाल का पड़ेगा, ज्यादा ही पड़ेगा। और वो बात आपके अंदर से आनी चाहिए, सीधी बात ये है। आप बाहरी तौर पे अगर कोई चीज पेश करना चाहेंगे तो उसका असर नहीं होगा। तो खैर जी, हम महेश के साथ वहां जाते थे। तो एक दिन क्या हुआ, रात को कहीं करीब 2-2:30 बजे पैदल कहीं किसी प्रोग्राम के लिए जा रहे, तो हमें स्टेशन से और थोड़ी दूर पैदल जाना था। तो पैदल हम लोग खूब चलते थे, पैदल चलने में बड़ा मजा आता था। तो गए तो रास्ते में एक लौंडा पार्टी नाच रही थी। तो महेश मुझसे कहता है, यार चलो लौंडा पार्टी नाच देखते हैं इनका। तो मैं कहा चलो देखते हैं। तो हम गए वहां देखने के लिए। तो अभी बारात के लोग बैठे और वो लौंडा जिसको कहते हैं, वो जो लड़की बन के नाचते गाते हैं, तो आके स्टेज पे वो आया और आके उसने धड़र 2-4 कुछ किया और करने के बाद कहता कि सुनिए, हम आपको क्लासिकल सुनाएंगे। तो मुझे लगा क्लासिकल सुनाएगा ये, सारे लोग ऐसे चिल्लाने लगे, क्या क्लासिकल सुनाएगा भैया, तू तीसरा आ रहा है, हिले बलिया हिले सुना, ये क्या क्लासिकल करने, पहले सुन लीजिए, आज हम जिद में आ रहे हैं, हम पहले क्लासिकल सुनाएंगे। तो फिर सब लोगों ने कहा चल सुना, क्या क्लासिकल सुनाएगा, सुना। बैठ गया वो, बड़ा सहज भाव से बैठा और गाने लगा कि बांके बलमान बोहिया। कहता है भाव देखते रहिए, हाँ गाना सिर्फ मत सुनिए, भाव भी देखते रहिए कि बांके बलमान बोहिया, अरे मरोर डारी बांके बलमान बोहिया, मरोर डारी रे बांके बलमान बोहिया, अरे मरोर डारी बांके बलमान बोहिया, मरोर डारी बांके बलमान बोहिया।
अब उसने जब 10-12 बार बहिया बहिया कहते पीछे से चिल्लाया, अरे साला तोड़ देगा का, 1 घंटे से मरोड़े जा रहा है, तोड़ देगा का। अरे भाई पूरी पब्लिक हंसने लगी, हम भी हंसने लगे। वो उठ के खड़ा हुआ, बोले तुम लोगों को समझ नहीं आएगी क्लासिकल क्या होता है, जाइए आज से गाना मेरा बंद, नहीं सुनाएंगे तुमको क्लासिकल। वो चला गया। मैं ये किस्सा जिंदगी में नहीं भूल सकता कि 1 घंटे से मरोड़ रहा है, तोड़ देगा। वो बात उसको ऐसी बुरी लगी कि बड़ी शिद्दत के साथ बेचारा आया था गाने के लिए और उसको गाने ना दिया गया। खैर जी, अब महेश के साथ उसी प्रोग्राम से हम वापस लौटे। महेश की सहजता देखिए कि रात 2:30-3 बजे आए। तो मैं हाजीपुर में रहता था, हाजीपुर से चौहट्टा एक जगह थी जो 3-4 मेरे ख्याल से 2-2.5 किलोमीटर था, जो पैदल चल के जाते थे, रिक्शा कर लेते थे। तो हम रात को पहुंचे, तो रात को तो कोई रिक्शा विक्शा था नहीं, हम पैदल वहां से निकले। तो चले जा रहे, तो महेश रास्ते में बीच में खेत वेत पड़ते, कोई बड़ा सन्नाटा था, बिल्कुल अंधेरा था। तो महेश को लगा कि रघुवीर भाई घर में तो कुछ खाने वाले के लिए है नहीं, क्या करें। तो उनके चलो जो कुछ होगा देख लेंगे यार, चलो घर तो पहुंचे पहले। तो गए, तो अचानक वो बीच में 2 खेत वेत थे, वहां अंधेरा था, तो रोका वहां, कहा रुको। तो मैं वहां खड़ा हो गया, गली थी पगडंडी सी, तो मैं खड़ा हुआ, तो थोड़ा सा आगे गया और पगडंडी के बाहर गया और जाके तो अंधेरे में बैठा। तो मुझे लगा पेशाब करने बैठा होगा वो, तो बैठा और उठ के खड़ा हो गया। तो अब मेरी समझ नहीं आया कि इतने जल्दी बैठ के उठ के कैसे खड़ा हो गया। तो मैंने देखा वो गोभी उखाड़ के लाया था। अब 2 गोभी, कहते चलो हम इसको खाएंगे। अब मैंने कहा तुमने ऐसे, कहते चलो कुछ को गए हम रात को, वहां जाके हमने आधे गोभी तो हमने कच्चे रास्ते में खा लिए। फिर वहां जाके गोभी की सब्जी बनाई कुछ करके, और गोभी खाया, आधा कच्चा आधा पका, फिर रोटी कुछ बना के खाया। अब असली बात यह है कि दूसरे दिन अब उसको रात भर चैन ना पड़ी, बोले हम सुबह वहीं से निकलेंगे। अब वो सुबह वहीं से फिर निकला, वो जाके जहां से उसने गोभी उखाड़े थे वहीं खड़ा हो गया। वो खड़ा के बुलाया उसने, ए लल्लन यहाँ रे। अब लल्लन आया, कहते कहा महेश जी, कहा है? कहीं साला तुम देख रहे हैं, तुम्हारे खेत से 2 गोभी उखाड़ के ले गए, तुम सोता रहता है का? तो महेश ने, वो लल्लन ने जो उसको गालियां दी, माँ बहन की ऐसी गालियां दी कि महेश अब मुस्कुराते हुए हमारे साथ साथ आ गए। मैंने कहा तुमने बताया क्यों? कहता भैया पाप कट गए मेरे। तो ये सहजता, आय हाय हाय हाय। कहता कि अब मुझे कोई गम नहीं है, कोई सदवा नहीं कि हमने चोरी की, हमारे तो पाप कट गए, उसने गाली दी मैंने और मैंने उसका गोभी खाया। तो ये बात है, ये जो सलीका है ये हमारे गांव कस्बों में ये अभी तक बरकरार है। तो खैर ये सब सिलसिलेवार सीखते रहा, चलता रहा, होता रहा। और मैं इन लोगों से जिनके साथ में रहा उनसे इसी तरह सीखता रहा। फिर बाद में मैं एनएसडी आ गया। एनएसडी में जब क्लासेस हुई, मैंने कभी एक्टिंग की मुझे मालूम नहीं था कि क्लासेस भी हुआ करती थी, और कैरेक्टर का एक दायरा होता है, ये मैंने वहाँ सीखा। कैरेक्टर का एक डिसिप्लिन होता है, वो वहाँ सीखा। तो ये तो मैंने वहाँ सीख लिया, लेकिन मैं सच कह रहा हूँ, जो सहजता है, जो एक्टिंग ना करने की जो वजह है कि एक्टिंग मत करिए, एक्टिंग अपने जहन से निकाल दीजिए, ये मैंने पारसी थिएटर और जाके गांव से, कस्बों से, उन गली मोहल्लों से, वहां से सीखा है। उनको आप देखिए जरा, वो जिस तरह से बात करते हैं और जिस तरह की बात करने का जो असर आपके ऊपर होता है, वो असर वाला मैंने उस असर की मैंने आड़ ले ली। तो पारसी थिएटर में भी हम यही क्या करते थे। कुछ दिनों के बाद मेरा यही हो गया था कि हमें तो ये लगता था कि ऑडियंस को मजा आना चाहिए, तो आप कुछ भी करिए ऑडियंस को, अब कुछ भी करिए कि ऐसा नहीं कि ऐसे उल्टे सीधे आप करने लग जाएं जो वाहियात तरीके से करिए। बड़ा ज़हीन किस्म की चीजें, कि गाली गलौज नहीं, और जो जुमलेबाजी जो हुआ करती थी, जो वहाँ की जबान जो बोली जाती थी, वो इतनी खूबसूरत जबान, और जबान में ही ऐसी बात कह जाते थे कि बिल्कुल अंदर असर करती थी। तो बस वही असर बर्दाश्त कर करके और सुन के और सीख के मैं जो कर पाया हूँ, जो सीख पाया हूँ, वहीं से सीखा। और आज भी जब मैं देखता हूँ कि जो
एक्टिंग अगर आपको करने दी गई है तो एक्टिंग लफ्ज जो है वो जहन से हटा दें। जब तक आप ये एक्टिंग लफ्ज जहन से नहीं हटाएंगे तब तक आप एक्टिंग कर ही देंगे। तो कैरेक्टर करिए, लेकिन कैरेक्टर की एक्टिंग मत करिए, नकल में तब्दील हो जाती है। मैं जब पारसी थिएटर में था तो मुझे पहले ही एक हमारे वहाँ मैनेजर थे, मैं उन दिनों मुकेश के गाने, मुकेश की आवाज में गाता था, मन्ना डे की आवाज उनकी कॉपी किया करता था। तो एक दिन वो कहने लगे कि ऐसे नकल करते रहोगे क्या, तुम्हारे पास अपना कुछ नहीं है क्या, अपनी आवाज में नहीं कर सकते। वो बात मुझे लग गई। उनका कहना बिल्कुल वाकई बहुत सही था और सही है कि ईश्वर ने आपको दिया हुआ है, सब कुछ है आपके पास। अगर आप नकल करेंगे किसी की तो आप वो बन जाएंगे जिसकी आप नकल करते हैं। आपका क्या रहा? जो आपको ईश्वर ने दिया है, जो खूबी आपको दी है, कुदरत से जो आपको खूबी मिली है, जो आप करना चाहते हैं, जिसकी वजह से आप इस फील्ड में आए, किसी फील्ड में आए हैं, तो अपनी तरह से अपने अंदर को टटोल के अपने अंदर देखिए कि आप में खूबियां क्या हैं। उन खूबियों को और निखारने की कोशिश करिए। मेरे पास बुंदेलखंडी साव शाम नहीं मुझे मालूम था, मैं जाके वहीं सीखा। जब देखा कि अब एक्टिंग ये गले पड़ गई तो सबसे पहले अपना तलफ्फुज़ ठीक करिए, तो वो मैं ठीक करने में लगा। तो क्या है कि आपकी मंशा होनी चाहिए सीखने की, और इसमें जब तक आपके अंदर जुनून नहीं पैदा होगा तब तक आप ये आगे नहीं कर सकते, कोई भी काम नहीं कर सकते। तो हर काम करने के लिए उसका मजा लेना आपको आना चाहिए, उसका जुनून आपके अंदर होना चाहिए। और फिर देखिए कि जिसको आप कामयाब कहते हैं या कुछ भी कहिए, मैं तो कामयाबी बहुत बात की बात है, अपने अंदर का सुकून जो आपको मिलना चाहिए वो तभी मिल पाएगा आपको कि जब आप अपने आप को सब कुछ देखते हुए, सबको सुनते हुए और अपने आप को देखते हुए, अपने खूबियों को देखते, अपनी खामियों को देखते हुए और अपने आप को पहचानते हुए चलेंगे, तब कहीं जाके आप जिंदगी में कुछ कर पाएंगे। नहीं तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे, आप दूसरे की नकल ही करते रह जाएंगे और बस। और नकल एक्टिंग आती है, तो एक्टिंग मत करिए। अगर करना है तो अपने आप को पहचानिए, अपने इर्द गिर्द सड़कों पे जहाँ जो आपका पेशा है उनको देखिए, उनके रहन सहन को देखिए, उनके चाल ढाल देखिए, और क्यों क्या सब सवाल आप अंदर उठते हैं। ये सारी चीजें तो उन पे काम करिए और उनके अंदर उतरना सीखिए, डूबना सीखिए। तैरना तो आ जाता है, डूबने में बड़ा मजा है, डूबना नहीं आता। तो जितना आप डूब पाएंगे उतने ही सहज तरीके से आप काम को कर जाएंगे। तो बस यही सारी चीजें हैं। और फिर मैं ये कहना चाहता था कि वो जो उन्होंने मुझसे ये बात कही कि तुम नकल करते रहते हो, उसके बाद फिर मैंने वो सब की नकल करनी छोड़ दी। फिर मैं अपनी तरीके से गाने लगा, जैसे मुझे समझ आया उस तरह से गाने लग गया, और गाने में अपनी तरीके के सुर लगाने लगा जो मुझे महसूस होने लगे। वो सारी चीजें ऐसे लोगों से मिल के, ऐसे लोगों की सोहबत में, तब मैं सीख पाया। तो अभी बस यही लगता है कि बस ईश्वर करे मुझे सहज बनाए रखे और सहजता से मैं चलता रहूं और इसी सहज तरीके से सीखता हूं। और मुझे सीखना ही है, बस करना नहीं है। करने की बात में है। मैं इस जन्म में थोड़ा सा भी सीख जाऊं कुछ अपने, ताकि मुझे थोड़ी सी तसल्ली होती रहे। तो मैं शायद अपने आप को बड़ा शुक्रगुजार समझूंगा, ईश्वर का शुक्रगुजार, कि मुझे ये जो सीखने का जो सलीका दिया है, तो मुझे और इसी तरह और गहराई में डूबने का सलीका दे। और बस यही सारी बातें हैं। कुछ बढ़िया फोक सुना दीजिए। बुंदेलखंड का कुछ सुनाई देता हूँ। मुझे याद आता है कि हम बचपन में बैलगाड़ियों पे मेला देखने के लिए करते थे। तो मेला देखने जब जाते थे तो रात को भेड़ाघाट का मेला, नर्मदा जब संक्रांति का मेला होता तो रात को बैलगाड़ी में तो 15-20 बैलगाड़ियां होती थी जो जाया करती थी। तो पूरा गांव उस बैलगाड़ी सवार होता था और नीचे लालटेन होती थी, लालटेन की रोशनी होती थी, क्योंकि सड़कों पे उन दिनों कोई लाइट वाइट कुछ नहीं थी, तो हम अंधेरे में चले जाया करते थे। मुझे हल्का हल्का सा याद है। और औरतें वो मर्द गाते हुए जाते थे। अब गाते हुए
आने का शायद अब मुझे अर्थ समझ आ रहा है कि गाते इसलिए जाते, एक तो रास्ता उनका टाइम निकल जाए, क्योंकि बड़ा लंबा सफर होता था कि शाम को निकलते थे, सुबह पहुंचते थे, तो पूरी रात उनको बैलगाड़ी से चल के जाना पड़ता था। और गाते थे, कुछ लमटेरा कहते हैं उसको, वो गाते जाते थे, और गाने थे वो भी गाते थे। और एक और खूबसूरत बात है कि मध्य प्रदेश बुंदेलखंड में हर जगह जब चक्की पीसती हैं औरतें तब भी गाती हैं, वो भी मेरे कानों में स्वर हैं। तो मैं थोड़ा थोड़ा सुनाता रहूंगा आपको, नहीं तो क्या है कि अगर ज्यादा सुनाने लग गया तो फिर कभी मौका मिलेगा मैं फिर और सुना दूंगा आपको। फिर एक हम बैठ के फोक म्यूजिक पे ही बात कर लेंगे। तो पहले तो मैं ये सुना दूं कैसे गाते हैं वो लोग। हो ये लमटेरा है। नर्मदा मैया तो कुंवारी बहन रे, कुंवारी बहन रे गंगा मैया बहत दूधधार रे, नर्मदा हो। अब वहां से मर्दों ने गाई, आवाज लगाई कि सड़क पे तो चक्की चले रे, चक्की चले रे पिसनारी नाई मोरी सौत रे, सड़क पे हो। ये फिर मुझे एक गाना मैं कभी नहीं भूल सकता कि जब शाम को और जो खेत काट के कटाई करके और चलती थी, तो मेरे अभी तक वो मुझे याद है कि वो सुर मेरे कान में पड़े। तो कुछ इसके लफ्ज थे, शायद लफ्ज गलत भी हो सकते हैं, लेकिन हरी जय बगुला उड़ेरी पहाड़, हम जानिया गए हमरे चलावन हरी जय बगुला उड़ेरी पहाड़, हम जानी आ गए हमरे चलावन हार। ये तो फिर फोक में जो जिंदगी है, फोक का जो मजा है, बस ऐसे ही। और मैं कहीं का जहां भी मैं गया वहां का फोक मैंने बस सीखने की कोशिश की, क्योंकि फोक में पूरा जहां जिस जगह का फोक है पूरी जिंदगी उसमें समाई हुई होती है। तो बस ऐसे ही सीखता रहा हूँ और यही था। बहुत बहुत शुक्रिया जो मुझे मौका दिया, और हम फिर मिलते रहेंगे। कोकोनट का बहुत बहुत शुक्रिया। थिएटर को मैं अभी भी अच्छी जगह देखता हूँ, और थिएटर के बगैर ना मूवी है, ना टीवी है, ना कुछ नहीं है। सबसे पहले थिएटर है, स्टेज है, वहीं से हमें कॉन्फिडेंस मिलता है, वहीं से हमें एक्टिंग की बारीकियां सीखने मिलती हैं, वहीं हमें बहुत सारी चीजों की बारीकियां हमें थिएटर से ही मिलती हैं। जिसने थिएटर किया वो कहीं कुछ भी कर सकता है, जिसने थिएटर ना किया हो तो वो गिरते पड़ते फिर कुछ भी कर पाएगा। धन्यवाद।